Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture with new topic और my dear आज जो टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शनली फिजिक्स के बारे में बताता हूँ कि फिजिक्स की स्टडी हम कितने पार्ट्स में करते हैं और उन पार्ट्स के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेस के कौन कौन से चैप्टर्स हम 11th में टच करेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स की स्टडी हम 12th में करेंगे। तो माय डियर फटाफट से मेरे साथ तैयार हो जाओ। फिजिक्स की स्टडी, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो माय डियर फिजिक्स जो है, स्टडी ऑफ फिजिक्स इन टू पार्ट्स, द स्टडी ऑफ होल फिजिक्स इन टू पार्ट्स, फंडामेंटल फिजिक्स एंड सेकेंड इज मॉडर्न फिजिक्स। माय डियर, जो फिजिक्स की स्टडी है वो हम कितने पार्ट्स में करते हैं? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स की अभी मैं बात कर रहा था? एक है अपना फंडामेंटल फिजिक्स और दूसरा पार्ट कौन सा है? मॉडर्न फिजिक्स का है ना। तो जो फंडामेंटल फिजिक्स, ठीक है माय डियर, और जो सेकंड पार्ट है फिजिक्स का जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कौन सा? मॉडर्न फिजिक्स। फंडामेंटल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। माय डियर, आज जितनी भी डिस्कवरी फिजिक्स के अंदर, जितनी भी टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, स्पेस से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है, वो सब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आती है, अंडर मॉडर्न फिजिक्स। बट ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, इस मॉडर्न फिजिक्स का जो बेस है वो बेस फंडामेंटल फिजिक्स है। फंडामेंटल फिजिक्स के अंदर आने वाली ब्रांचेस और जो फंडामेंटल फिजिक्स के जो लॉज हैं वही यूज होते हैं किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। तो फंडामेंटल फिजिक्स की अगर हम ब्रांचेस की बात करते हैं माय डियर, कौन कौन सी ब्रांच हैं जो फंडामेंटल फिजिक्स में जिनकी हम स्टडी करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है। सेकेंड इसकी जो ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद अगर अपन बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स। थर्ड जो ब्रांच की अगर अपन बात करेंगे तो वो है माय डियर वेव मैकेनिक्स एंड साउंड भी इसी में आता है। फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और फिफ्थ इसकी जो ब्रांच है ऑप्टिक्स। तो माय डियर, जो फंडामेंटल फिजिक्स है, फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल फिजिक्स, उस फंडामेंटल फिजिक्स की स्टडी हम 5 डिफरेंट ब्रांचेस में करते हैं। जो फर्स्ट ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड ब्रांच है इसकी थर्मोडायनामिक्स, थर्ड ब्रांच वेव मैकेनिक्स और फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड फिफ्थ ब्रांच है इसकी ऑप्टिक्स। माय डियर, इनमें से कुछ ब्रांचेस, कुछ पार्ट्स हम 11th में डिस्कस करते हैं और कुछ पार्ट हम डिस्कस करते हैं 12th में। अगर 11th के पार्ट्स की बात करोगे माय डियर, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो 11th की जो सिलेबस है, 11th का जो मोस्ट पार्ट है, ज्यादातर जो भाग है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का है। माय डियर, एनसीईआरटी की अगर अपन बुक की बात करेंगे तो एनसीईआरटी की जो बुक है, उसकी जो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है, उस बुक्स में टोटली 8 to 9 चैप्टर्स जो हैं वो अपने मैकेनिक्स के हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। यहाँ तक कि सेकंड बुक में भी कुछ चैप्टर्स जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया,
वो भी हमारा मैकेनिक्स का है। सेकंड बुक के अंदर कुछ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और हीट, ये जो चैप्टर्स हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, ये जो चैप्टर्स हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो ये सेकंड बुक के अंदर है। और सेकंड बुक के अंदर ही वेव एंड ऑसिलेशन की हम बात करते हैं। तो ये फर्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट जो 3 ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी? क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और वेव मैकेनिक्स, ये हम 11th में इस पोर्शन को कवर करते हैं। कुछ पोर्शन अपना फर्स्ट बुक में है और कुछ पोर्शन अपना सेकंड बुक में, अगर हम एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अगर हम 12th की बात करें तो माय डियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगर वही एनसीईआरटी का अगर अपन बात करेंगे तो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है वो बुक्स कंप्लीटली अपनी बेस्ड है किस पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। उसमें कुछ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और कुछ चैप्टर मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है और एक चैप्टर उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है। सेकंड अगर बुक की बात करोगे तो सेकंड बुक में फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं वो माय डियर, तो मैं यहाँ डबल टिक कर दे रहा हूँ, ये 12th के जो चैप्टर्स हैं ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं 12th की जो सेकंड बुक है उसमें ऑप्टिक्स के हैं। और जो थर्ड चैप्टर है, देखो माय डियर, वो वहां से शुरू होता है अपना मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स की भी स्टडी हम कई पार्ट्स में करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँगा मॉडर्न फिजिक्स के, तो फर्स्ट पार्ट जो मॉडर्न फिजिक्स का हम ले रहे हैं वो है अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सेकेंड पार्ट की अगर अपन बात करेंगे तो सेकेंड पार्ट है माय डियर अपना कौन सा? क्वांटम, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। थर्ड पार्ट माय डियर इसका जो थर्ड पार्ट है वो है तुम्हारा कौन सा? न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। और फोर्थ पार्ट इसका माय डियर है एटॉमिक फिजिक्स, और फिफ्थ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग फिजिक्स की भी हम बात कर सकते हैं। जो फिफ्थ पार्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग जो फिजिक्स है उसमें भी अलग अलग ब्रांचेज हैं, उसमें से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो माय डियर ये क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कुछ पोर्शन हम 11th में रिलेटिव मोशन है उसमें, और कुछ पोर्शन हम 12th में जो अपना क्वांटम मैकेनिक्स आएगी उसमें थोड़ा बहुत इसका पोर्शन मिल सकता है। तो माय डियर ये जहां मैंने सिंगल टिक्स लगाए हैं वो हमारे 11th का पोर्शन है, और जहां मैंने डबल टिक लगाया है वो है 12th का पोर्शन। और अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो चाहे वो आईआईटी का सिलेबस हो या मेडिकल का सिलेबस हो, तो ये जो ब्रांचेज हैं, ये जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स 11th और 12th के कंप्लीट जो पार्ट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको मिला के सिलेबस डिजाइन किया जाता है आईआईटी का और मेडिकल का। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। कुछ चैप्टर्स जो है वो मेडिकल में, कुछ चैप्टर्स मेडिकल में जो है वो शॉर्ट हैं, और दोनों 11th और 12th के जो यूनिट्स हैं उनके वेटेज के अकॉर्डिंग सिलेबस अपना सेट होता है। और हम जो अभी जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो बुक्स की बात कर रहे हैं, जिस पार्ट की बात कर रहे हैं माय डियर, मैकेनिक्स की, और मैकेनिक्स की ही जो ब्रांच है, मैकेनिक्स का ही जो पार्ट है वो है काइनेमेटिक्स। तो माय डियर आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को एक बार। हाँ, तो हम बात कर रहे थे माय डियर क्लासिकल मैकेनिक्स, जो फंडामेंटल फिजिक्स का जो फर्स्ट जो ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स की, और क्लासिकल मैकेनिक्स को
हमने डिवाइड कर रखा है 6 डिफरेंट यूनिट्स में, 6 डिफरेंट यूनिट्स में। तो जो फर्स्ट यूनिट इसकी जो है वो है काइनेमेटिक्स। फर्स्ट यूनिट जो है इसकी वो है कौन सी माय डियर? काइनेमेटिक्स। अच्छा, सेकंड यूनिट जो है इसकी डायनामिक्स। थर्ड यूनिट जो है इसकी वो है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी। और फोर्थ यूनिट है हमारी इसकी रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स। और फिफ्थ यूनिट की अगर अपन बात करेंगे ग्रेविटेशन। और सिक्स यूनिट की अगर अपन बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा माय डियर, हाँ तो माय डियर हम बात कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो स्टडी है हम 6 डिफरेंट यूनिट्स में करते हैं। फर्स्ट यूनिट इसकी काइनेमेटिक्स, सेकंड यूनिट डायनामिक्स, थर्ड यूनिट वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी के बाद फोर्थ जो यूनिट है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, और फिफ्थ यूनिट ग्रेविटेशनल और प्लेनेटरी मोशन, और माय डियर 6 यूनिट इसकी जो है फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये 6 डिफरेंट यूनिट्स जिनमें हम स्टडी करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। आप ये भी कह सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के जो पार्ट्स हैं। अब इन क्लासिकल मैकेनिक्स की जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को भी हमने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एनसीईआरटी में माय डियर जो फर्स्ट यूनिट है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका वन डायमेंशनल मोशन, 1D, वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ये जो फर्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स का, जो फर्स्ट चैप्टर है, और एनसीईआरटी की बुक का थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर उसमें इंट्रोडक्शन चैप्टर है, फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड, और उसका सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और थर्ड चैप्टर से काइनेमेटिक्स शुरू होती है। काइनेमेटिक्स का जो थर्ड चैप्टर है 1 डायमेंशनल मोशन, और काइनेमेटिक्स का सेकंड जो चैप्टर है 2D मोशन इन प्लेन, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन प्लेन, ठीक है। माय डियर, अगर हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की डायनामिक्स की, तो डायनामिक्स में हम जिस चैप्टर की स्टडी करते हैं वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड फ्रिक्शन। अच्छा माय डियर, नेक्स्ट अगर हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो थर्ड यूनिट में हमारे पास एक चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी। रिजिड बॉडी डायनामिक्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि फोर्थ यूनिट की, तो माय डियर फोर्थ यूनिट में हम 2 चैप्टर्स की स्टडी करते हैं। एक हमारा है सेंटर ऑफ मास, और एक चैप्टर है अपना रोटेशनल
डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स, इसमें रोलिंग मोशन भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम दो चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से वो दो चैप्टर्स हैं माय डियर? एक हो गया अपना सेंटर ऑफ मास, एक हो गया अपना रोटेशनल मोशन। और यहाँ पे भी हमने दो चैप्टर्स की बात की थी। वो चैप्टर्स कौन कौन से थे? एक चैप्टर्स हो गया हमारा 1D मोशन और एक चैप्टर हो गया था अपना कौन सा? 2D मोशन। ठीक है, तो ये अब आगे चलते हैं। आगे अब हम आगे अगर देखते हैं तो हमारे पास जो यूनिट है वो है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में माय डियर एक ही चैप्टर है, प्लैनेटरी मोशन या ग्रेविटेशन उसको बोल दो। प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन और ग्रेविटेशन। ठीक है माय डियर। अच्छा, अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स की भी स्टडी हम दो पार्ट्स में करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है यूनिट 6 जो यूनिट है, इसकी स्टडी भी हम कितने पार्ट्स में करते हैं? 2 पार्ट्स में। अगर इसकी फर्स्ट पार्ट की बात करोगे तो फ्लूइड स्टैटिक्स और एक पार्ट हो गया इसका फ्लूइड डायनामिक्स। एक पार्ट कौन सा है इसका? फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स और एक पार्ट इसका हो गया फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो है, ये जो अगर हम टोटल मैकेनिक्स के अगर चैप्टर देखेंगे माय डियर, तो मैकेनिक्स के जो टोटल चैप्टर हैं वो हो गए अपने कितने? अब इसमें से जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हो गए चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर्स हैं। 9 डिफरेंट चैप्टर्स में हम फ्लूइड, 9 डिफरेंट चैप्टर्स में हम मैकेनिकल, क्लासिकल मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं। ये जो 6 यूनिट्स हैं माय डियर, यहाँ अगर हम बात करते हैं वेटेज की, तो वेटेज जो है वो अभी जो मेंस का एग्जाम है, आईआईटी मेंस का जो एग्जाम है, उसमें वेटेज चैप्टर वाइज बदलता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लास्ट के जो ईयर्स में जो वेटेज रहा है वो पर यूनिट, पर चैप्टर 1 क्वेश्चन रहा है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। ऐसे ही मेडिकल की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल में भी वेटेज जो है इनका चेंज होता रहता है। लेकिन एडवांस, आईआईटी एडवांस के सिलेबस की बात करते हैं तो एडवांस का जो सिलेबस है माय डियर, उसमें जो यूनिट वाइज क्वेश्चन आता है और यूनिट वाइज क्वेश्चन साथ में कई चैप्टर्स के कंसेप्ट मिल के एक क्वेश्चन तैयार होता है। तो यहाँ पे हम अभी जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे माय डियर, काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है 1 डायमेंशनल मोशन। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिक्स के बारे में और मैकेनिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है काइनेमेटिक्स के बारे में और थोड़ा सा डायनेमिक्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। तो एक बार जरा आप जो मैकेनिक्स के जो मैंने चैप्टर्स आप लोगों को बताए हैं उनको नोट करो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स इसके प्रिपेयर करो और फिर मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ लेक्चर को। तो मुझे लग रहा है परफेक्ट जो फोकस है माय डियर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एक बार इसकी फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, है ना, फिर अपन आगे चलते हैं और थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शनली आपको इसके बारे में बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो माय डियर जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है, मैकेनिक्स की ही एक यूनिट है। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट
किससे रिलेटेड, मैकेनिक्स से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्सों पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे स्टेप टू स्टेप अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि काइनेमेटिक्स की तरफ। अगर हम मैकेनिक्स की बात करते हैं माय डियर, मैकेनिक्स is the branch of physics which deals with the study of motion, which deals with the study of motion of particles and body in free space with time. Mechanics is the branch of physics which deals with the study of motion of particles and bodies in free space with टाइम। मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल या किसी बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं टाइम के साथ। स्टडी ऑफ मोशन विद टाइम इन फ्री स्पेस। तो जो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे माय डियर, मैं आपको पॉइंट्स भी साथ के साथ इसको नोट करा देता हूं। तो फर्स्ट जो पॉइंट्स जिसकी अपन बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स, इट is a branch, it is a branch of physics, it is a branch of physics in which study of motion of particles, study of motion of particles and body with time in free space, study of motion of particles and bodies with time in free space। माय डियर, अभी जैसे बात हो रही है किस चीज की, स्टडी ऑफ मोशंस। माय डियर, कोई भी पार्टिकल्स या कोई बॉडी, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी कब रेस्ट पोजीशन में हो और कब मोशन में है? कब और कैसे हम कहते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है? माय डियर, अगर हम इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा, जिस रूम में आप बैठे हुए हो, जिस रूम में बैठकर आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो माय डियर, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस समय रेस्ट में है या मोशन में है, आपकी जो पोजीशन है वो रेस्ट पोजीशन है और मोशन में हो, तो आप देख रहे होगे जहां आप बैठे हुए हो जिस रूम में, इट मीन्स आपको लग रहा है कि आप रेस्ट में हो। एक तरह से ये आंसर सही भी है और गलत भी है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में? तो उस रूम के रेस्पेक्ट में, जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, उस रूम के रेस्पेक्ट में हम अपने आप को रेस्ट पोजीशन में देख रहे हैं। बट अगर किसी अदर प्लेनेट से आपकी पोजीशन की स्टडी की जाए, किसी अदर प्लेनेट से, तो माय डियर, किसी अदर प्लेनेट से अगर अपन देख रहे हैं तो हम अर्थ के कांटेक्ट में हैं, और अर्थ जो है वो 24 आवर्स 360 डेज रोटेट करती है अराउंड द सन, ऑर्बिट्स में रोटेट्स करती है। तो इसका मतलब किसी अदर प्लेनेट से अगर हम देखेंगे तो अदर प्लेनेट से हम अर्थ के साथ साथ हम भी क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। साथ में अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर
अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है। तो किसी अदर प्लेनेट से अगर हम अपनी स्टडी करेंगे या अदर प्लेनेट से अगर कोई हमें देख रहा है तो उस प्लेनेट के रेस्पेक्ट में हम अर्थ के साथ साथ मूव कर रहे हैं, इट मीन्स हम मोशन में हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि किसी भी बॉडी की पोजीशन कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो हम किसी अदर बॉडी या ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में करते हैं। इसका मतलब हम एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। वो इसकी स्टडी हम किसी दूसरी बॉडी या किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हैं और तब हम बता सकते हैं कि वो बॉडी उस अदर ऑब्जर्वर या उस बॉडी के अदर बॉडी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में है या मोशन में है। माय डियर, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? सपोज दैट आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं और घर से अपने स्कूल जा रहे हैं और वो बस जिस रोड पर ट्रेवल चल रही है उसी रोड के किनारे एक पोल खड़ा हुआ है और पोल के साइड में आपका फ्रेंड जो कि बस का वेट कर रहा है। माय डियर, अगर हम उस पोल की पोजीशन की बात करते हैं तो उस सड़क पर जो साइड में स्टूडेंट, उस रोड में जो साइड में स्टूडेंट खड़ा हुआ उसके रेस्पेक्ट में वो जो पोल है वो रेस्ट पोजीशन में है, वो उसको रेस्ट पोजीशन में दिखाई देगा। और वही पोल अगर आप जिस बस में बैठे हुए हैं और जो बस मूव कर रही है, मोशन में है, उस बस की विंडो से बाहर उस पोल को देखते हो तो आपके रेस्पेक्ट में यानी कि उस बस के रेस्पेक्ट में वो पोल मूव करता हुआ दिखाई देगा। अब अगर वो बस उस पोल के पास जाकर जब रुकती है तब आप विंडो के बाहर देखोगे तो वही पोल आपको रेस्ट में दिखाई देगा। तो माय डियर, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी या किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो किसी अदर बॉडी या किसी अदर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम लेते हैं। तो माय डियर, अगर मैं सेकंड पॉइंट्स की बात करूंगा, पोजीशन एंड मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी डिटरमाइंड, पोजीशन और मोशन of a body can be determined only with respect to other bodies or observer. Position and motion of a body can be determined, position or motion of a body can be determined only with respect to other body or observer। ठीक है, किसी भी बॉडी की पोजीशन या मोशन, पोजीशन और मोशन, पोजीशन and motion of a body can be determined only with respect to other bodies or observer। एक बार इसको करेक्ट कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है, पोजीशन यानी कि रेस्ट या मोशन, किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम एक
रेफरेंस, हमें जरूरत पड़ती है किसकी, एक रेफरेंस फ्रेम की। ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, position of a particle, we needs a reference frame of reference to locate the position of a particle, to locate the position of particle of any particle, we need frame of reference, frame of reference। my dear, किसकी जरूरत पड़ती है, we need a frame of reference, we need a frame of reference, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो बात कर रहे हैं अपन, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या चीज है, इसकी बात करते हैं, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, जिसके रेफरेंस में हम किसी बॉडी की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिस रूम में बैठ के आप लेक्चर ले रहे हो, उस रूम के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पोजीशन में हो। इसका मतलब वो रूम आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जिसके रेस्पेक्ट में आप अपनी स्टडी कर रहे हो, आप अपनी पोजीशन को डिटरमाइन कर रहे हो, वो रूम रेफरेंस फ्रेम हो गया। और जब हम आपकी पोजीशन किसी अदर प्लेनेट के रेस्पेक्ट में देखते हैं और आप अर्थ के साथ साथ रोटेट करते हुए दिखाई देते हो अराउंड द सन, तो माय डियर, वो प्लेनेट आपके लिए रेफरेंस फ्रेम का काम कर रहा है। जब हम पोल के नजदीक खड़ा हुआ आपका फ्रेंड उस पोल को देख रहा है, तो वो पोल की जो पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन, किसके रेस्पेक्ट में, आपके फ्रेंड के रेस्पेक्ट में, वो खुद एक रेफरेंस फ्रेम है। और आप जिस बस में ट्रेवल कर रहे हो और उस बस की विंडो से बाहर देख रहे हो और बता रहे हो कि वो जो पोल है वो मूव कर रहा है, मोशन में है, उसकी पोजीशन कैसी है, मोशन, किसके रेस्पेक्ट में, उस बस के रेस्पेक्ट में। तो जो वो बस है जिसका रेफरेंस में वो पोल मूव कर रहा है माय डियर, वो बस रेफरेंस फ्रेम हो गई आपके लिए। तो रेफरेंस फ्रेम जो है वो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। और रेफरेंस फ्रेम जो है मैथमेटिकल अगर अपन देखते हैं, और जब कोई डेरिवेशन ली और अपन कॉपी पे कोई ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, तो माय डियर किसी मोशन की या पोजीशन की स्टडी करते हैं, तो वहां पर हम 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, क्या चीज लेते हैं, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स, वाई एंड जेड। और वो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस से हम एक रेफरेंस फ्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं। माय डियर, रेफरेंस फ्रेम की जो मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने 3, अभी आपको क्या बताया, क्या करना है अपन को, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये जो है 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू या आउटवर्ड टू द प्लेन एक्स, वाई और जेड, ये इसका ऑरिजिन। तो ये हमारा रेफरेंस फ्रेम हो गया। अच्छा, इस रेफरेंस फ्रेम में
माय डियर, इस रेफरेंस फ्रेम में मैंने एक पार्टिकल ले लिया है, ये जो पार्टिकल है P। अब इस पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस, ऑन z एक्सिस। तो जो इसकी पोजीशन है वो हम एक कोऑर्डिनेट्स इसके जो हैं वो उसके थ्रू अपन इसको शो कर सकते हैं, x, y एंड z। x, y एंड z। x एक्सिस पे पोजीशन x मैंने ले लिया, y एक्सिस पे y और z एक्सिस पे हम इसकी पोजीशन क्या ले लेते हैं, z। तो माय डियर, ये जो पॉइंट P है और ये x, y, z हमारा क्या है, रेफरेंस फ्रेम, जो हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए चूज किया है। तो रेफरेंस फ्रेम हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। रेफरेंस फ्रेम हमारा कैसा भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, मूविंग रेफरेंस फ्रेम भी हो सकता है, और यूनिफॉर्म और एक्सिलेटेड भी हमारा, और रोटेशनल फ्रेम भी हो सकता है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं कि रेफरेंस फ्रेम है ना, एज पर आवर कन्वीनियंस, एज, अब रेफरेंस फ्रेम के बारे में मैं एक पॉइंट बताते हूं, एज पर आवर कन्वीनियंस as per our convenience we choose three perpendicular axes, we choose three mutually perpendicular axes, three perpendicular axes, x, y and z, x, y and z। तो ये हमारा एक किस चीज का काम कर रहा है, रेफरेंस फ्रेम का काम कर रहा है। ठीक है माय डियर। अब द कोऑर्डिनेट्स x, y, z स्पेसिफाई द पोजीशन, द कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट है x, y, z, the coordinate x, y and z, कोऑर्डिनेट x, y, z, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये स्पेसिफाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। द कोऑर्डिनेट x, y, z specify the position, specify the position, specify the position of particle in this reference frame, in this reference frame, in this reference frame। अच्छा, अब माय डियर, अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसकी पोजीशन।
इसकी पोजीशन को, उस पार्टिकल की पोजीशन को, है ना। अगर अगर हम अगर हम अगर हम इन इन कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, अगर ये कोऑर्डिनेट्स, अच्छा एक चीज और, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये तो पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं, और हम पोजीशन रेस्ट या मोशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड हम एक क्लॉक और ले लेते हैं जो हमें टाइम, किस चीज की जानकारी देगी, टाइम की। तो इस रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड हम add a clock into the frame, add a clock and अच्छा add a clock किससे, इस रेफरेंस फ्रेम से, add a clock into the frame of reference, into the frame of reference, into the frame of reference for the measurement of time, for the study with time। ठीक है। अच्छा माय डियर, अब हमारे पास सारी चीजें हैं। अब हम पोजीशन, जो पार्टिकल की जो पोजीशन है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो कब हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल रेस्ट में है, अब वो बात आती है फाइनली निकल के, और कब कहेंगे कि पार्टिकल मोशन में है। माय डियर, अगर इसके 3 जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पार्टिकल्स के, इस रेफरेंस फ्रेम में जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, डज नॉट चेंज with respect to time, then the particle is at rest position। पार्टिकल जो है in this reference frame, इस रेफरेंस फ्रेम में उस समय पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में होगा। अगर any one coordinate और more than one coordinate, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो ये पार्टिकल इस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन में, इसकी पोजीशन जो है वो कैसी हो जाएगी, मोशन में होगा। तो हम इस रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ये हमने बात करी रेफरेंस फ्रेम की। रेफरेंस फ्रेम को हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। माय डियर, रेफरेंस फ्रेम जो मैथमेटिकली हम चूज करते हैं 3 परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड, और उस रेफरेंस फ्रेम में जो पार्टिकल है उसकी पोजीशंस को कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। अगर ये 3 कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करते हैं, इफ ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड इज नॉट चेंज विद टाइम, then the particle is at rest with respect to this reference frame। अगर इन कोऑर्डिनेट्स में से कोई भी एक या अदर, if any one or more coordinates is changed with time, then it is called particle is at motion in this reference frame। My dear, there is no rules or restriction on the choice of reference frame। reference frame के लिए कोई, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम यहीं पे एक और चीज तुम्हें बता देता हूँ।
माय डियर, अब हम बात करते हैं किस चीज की, अगर काइनेमेटिक्स, है ना। तो काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। माय डियर, आगे बढ़ जाते हैं। मैकेनिक्स के भी हमने कितने पार्ट्स कर रखे हैं, फर्दर डिवाइड इन 2 पार्ट्स। मैकेनिक्स के भी कई सारे पार्ट्स हैं। तो जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स को काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, है ना। काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स it is a part of physics, part of mechanics, it is a part of mechanics. अच्छा, it is a part of mechanics in which study of motion regardless, in which study of motion regardless its causes, regardless of the causes producing it, regardless of the causes producing it. It means हम स्टडी करते हैं मोशन की, लेकिन उस मोशन के जो उस मोशन को प्रोड्यूस करने की जो कॉजेज होते हैं उनकी हम स्टडी नहीं करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं हम, कॉजेज की स्टडी करते हैं हम डायनेमिक्स में। कॉजेज की स्टडी माय डियर किसमें करते हैं, डायनेमिक्स में। तो काइनेमेटिक्स की अगर अपन बात करते हैं, काइनेमेटिक्स इट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स इन विच स्टडी of motion of particle regardless of the causes producing it, producing it। अच्छा माय डियर, कॉजेज की स्टडी हम किस में करते हैं, कॉजेज की स्टडी करते हैं हम किस में, डायनेमिक्स में। मोशन, द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन इज द स्टडी ऑफ causes of motion in dynamics, तो माय डियर यहाँ हम अब वीडियो का टाइम, वीडियो होती जा रही है लेंदी माय डियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स की, और काइनेमेटिक्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 1D 2D और 3D में। तो टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो माय डियर, ये इंट्रोडक्शन जो लेक्चर था मैकेनिक्स का, फिजिक्स का और इसके पार्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो ये लेक्चर अगर आप लोगों को माय डियर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल्स को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं माय डियर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।